Good morning. Have Good morning everyone. good morning, sir. कल हम लोग यही कर रहे थे. क्या किया था कल लास्ट आप लोगों ने? अरे बोलो, लास्ट क्या किया था? जितने लोग कल आए थे उनमें से कोई बताए कल लास्ट क्या किया था? सर टू हैव तक हो गया था. यार इतनी देर क्यों लगाते हो तुम लोग ये बताने में? कॉपी खुला नहीं होता तुम लोगों का? हाँ, रिवीजन नहीं किया तुम सबने? सर हाँ टू हैव. बताइए. टू हैव कंप्लीट कर लिया था हमने. यस सर. टू बी कर लिया था. जी सर. टू डू नहीं टू किया अभी. करना है. टू डू नहीं किया था सर, टू हैव कर लिया था. टू हैव का लास्ट रूल क्या था जो किया है हमने? मैंने आपको हैव हैड वाला बता दिया था. जी सर. मैंने कहा था मैं यहां से एक्सप्लेन करूंगा दोबारा. मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आप लोगों को. ये तो कल लास्ट में करवाया था. देखिए, आप लोग के पेपर्स में क्या होता है, जब भी दो बार, अगर एक बार हैज एक बार हैड आया तो उतना कंफ्यूजन नहीं होता है. लेकिन जैसे ही हैड और हैड आता है तो आप लोग को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है. अब होता क्या है अमूमन कि जब आपके पेपर में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं पहले चेक कर लूं मार्कर फिर आपको. हाँ, होता क्या है अमूमन, अगर आपके पास एग्जाम में ये आ गया, मोहन हैड हिज लंच विद सीमा. अब आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा. इस सेंटेंस पे गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दो बार हैड आया है. ठीक है. अब बच्चे जब इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि ये दो बार हैड आ गया, ये गलत है. पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये सही है, क्योंकि ये सेंटेंस इस रूल पे बना है, ये जो रूल आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. इस रूल को गौर से देखिए. ये जो पोर्शन है ये है हैज हैव हैड, जो कि हम लोग टू हैव में पढ़ रहे हैं. यहां पे ये हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं. दूसरा, उसके बाद जो हैड आता है, मैंने बार बार बोला है, उसके बाद जो हैड आता है वो मेन वर्ब का काम करता है. सिर्फ इतना ही नहीं, वह लंच के लिए बात हो रही है हैड की, तो वह यहां काम जो कर रहा है वो ईट का कर रहा है. और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो रूल है ये हम लोग परफेक्ट टेंस के लिए लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो. ठीक है. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको यहां से पता चलता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता है. अगर हैज के साथ आया तो प्रेजेंट टेंस है सिंगुलर में. हैव के साथ आया तो प्रेजेंट टेंस है प्लूरल में. हैड के साथ आया तो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर सॉरी पास्ट टेंस है. ठीक है. और अगर विल हैव आया तो आपका फ्यूचर टेंस है. सो दिस हेल्पिंग वर्ब टेल्स यू कि ये कौन से टेंस में है.
तो अगर अभी मैंने यहाँ पे हैड यूज किया है हेल्पिंग वर्ब पे, तो जैसे ही मैंने यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा पास्ट। ये क्या हो गया मेरा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अभी कोई डाउट इतने में? और इस हैड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ईट। तो अगर हम इस हैड की जगह ईट का तीसरा फॉर्म लिखते हैं, तो ईट का तीसरा फॉर्म होता है ईटन। तो हम लिखते हैं मोहन हैड ईटन हिज लंच विद सीमा। लेकिन मैंने आपको इससे पहले एक रूल बताया था, उस रूल में आई टोल्ड यू हैज हैव हैड मल्टीपल चीजों को डिनोट करता है। ठीक है, जिसमें होता है बाथ लेना, सोना, ड्रीम, लंच, ड्रिंक, कॉफी, और भी अमूमन हॉलीडे, कई सारी चीजों के लिए ये काम में आता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये मैंने कल पढ़ा दिया था, मैं सिर्फ इसका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर थी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब जो है, सॉरी मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसको करना है, फटाफट नोट डाउन करो। जो नए बच्चे हैं वो कल वाले कर चुके हैं। अगले ट्यूसडे टेस्ट होगा तुम्हारा, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैंने कल भी ये बात अनाउंस किया था कि you'll have a टेस्ट ऑन ट्यूसडे, सो आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा। हो गया? अब आते हैं हम लोग टू डू वाले सेंटेंसेस पे। टू डू वाले सेंटेंसेस, डू का इटसेल्फ मतलब होता है डूइंग। कल मैंने आप लोग को यह बात समझाई थी कि डज जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। डू जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो भी, और कल भी मैंने ये बात समझाई थी कि डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेगा, क्योंकि वो खुद ही एक सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल डील करता है इस शब्द से, टू डू। ठीक है, टू डू। अब टू डू के अंदर में हम जिनके बारे में बात करते हैं वो है हमारे पास डू, डज और डिड। हमारा सारा रूल जो है वो इन्हीं से बनेगा, डू, डज, डिड। ठीक है ना? अभी सबसे पहला रूल जो आप लिखेंगे, सबसे पहला रूल, ठीक है, वो रूल क्या है? डू, डज, डिड, उसके बाद यहां लिखिए यूज्ड, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, दिख पाए आपको? यूज्ड एज, यूज्ड एज, और यूं करेंगे आप कोलन लिख करने के बाद, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म। लिख लीजिए पहले, डू, डज, डिड, डैश, यूज्ड एज कोलन टू परफॉर्म। ठीक है, हिंदी में इसका यहां से लिख लीजिए, इसके बाद हिंदी में लिख लीजिए। यहां इनका अर्थ, यहां इनका, इनका मतलब डू, डज, डिड का अर्थ काम करने का होता है। ये करके डैश करके ये लिखिए, यहां इनका अर्थ काम करने का होता है। ठीक है, और मैं इसको मिटा दूं, यहीं पे सेंटेंस आपको बता दूंगा।
काम करने का होता है। अब इस चीज को समझिए, जब आपने लिख लिया प्लीज ध्यान से 2 मिनट रुक जाओ अगर नहीं लिखा है तो। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्या है कि मेरे को बार बार से प्राची का नाम पता होता है, ये क्या नाम है तुम्हारा, कानौर में जो बच्चे हैं, थोड़ा तेजी में अपना नाम बोलो तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा। पहले माइक ऑन कर लेना तो, ठीक है, माइक ऑन कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ प्लीज अपना नाम बोलो बेटा, और थोड़ा तेज बोलना एक एक करके। श्वेता। कानौर में, हाँ श्वेता। श्वेता, हाँ। दूसरा बोलते रहिए, राधा। बोलते रहिए। राधा, हाँ। राधा। आगे भावना। भावना, हाँ। और कोई बच्चा? रणवीर सिंह चुंडावत। बस बस रणवीर। डबल ई आर या आई आर? डबल ई सर। डबल ई, ठीक है बेटा। आगे बस हो सर गया, हो गया। चार ही हैं आज। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू नाम बताने के लिए। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं श्वेता, श्वेता डिड हर वर्क। अब आप इस रूल को देखिए, हमने इस रूल में क्या लिखा है? डू, डज, डिड परफॉर्म, यानी कि काम करने की भावना को भी स्पष्ट करता है या उसका बोध करता है बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस में। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। हमने यहां पे क्या लिखा? श्वेता डिड हर वर्क। तो ये डिड का यहां पे मतलब क्या हुआ? कि श्वेता ने अपना काम किया। तो यहां पे हमारे को टू परफॉर्म का बोध आया। मतलब हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें हमारे को काम करने का बोध आता है। हम एक और सेंटेंस लेंगे, अगर इसी को डज लगाकर करना है तो मिटाकर इसको डज कर दीजिएगा। लेकिन डिड हर वर्क का मतलब क्या हुआ? श्वेता अपना काम कर लिया था। डिड पास्ट में लगता है, लेकिन अगर मैं यहां पे डज लिख दूं तो डज मतलब श्वेता अपना काम करती है, ठीक है ना? डू नहीं लगेगा, डू प्लूरल के साथ लगता है, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है? अगर यही वी लग जाता, वी, तो वी के साथ डज नहीं लगता। वी के साथ क्या लगता? प्रेजेंट में डू और पास्ट में डिड। और वी डू या डिड स्लैश डाल के आवर वर्क। अब डू और डिड भी यहां पे टू परफॉर्म का ही सेंस दे रहा है। सो क्या आपको ये रूल समझ में आया? किसी को इस रूल में कोई तकलीफ? माइक पीछे दे दें सब एलबीएस में, अगर पीछे नहीं है तो वो बच्चे भी बोल पाए। पीछे सबको दिक्कत, सबकी दिक्कत सॉल्व हो गई? ये रूल पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अगर आप लोग बोल नहीं पा रहे ना उधर से, सभी बच्चों के पास माइक नहीं है, तो आप यूं कर दिया कीजिए, मुझे समझ में तो आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आ गया है। लेकिन ऐसे नहीं बैठा कीजिए। एलबीएस में सबको समझ में आ गया है? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। अगर कर लिया तो मैं मिटा देता हूं। कानौर में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चित्तौड़गढ़, एनीबडी? ठीक, प्लीज इसको लिख लीजिए। सबको दिख रहा है? नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बताइएगा, मैं इसको रीड आउट कर दूंगा, ठीक है? डू, डज, डिड यूज्ड एज टू परफॉर्म। टू परफॉर्म मतलब काम करने का बोध करता है। नेक्स्ट रूल, अब ये डू डज डिड ना और भी काम करते हैं।
अभी देख लीजिए, लिखना नहीं कोई, ठीक है ना। ये जो रूल है, इस रूल में हम क्या देख रहे हैं, डू, डज, डिड जो है ये टू डू के अंडर में आते हैं, काम करने के बोध में। तो ये कई बार अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो नेगेटिव ना हो, नॉट वॉट की भावना ना लगे जिसमें, या जिसमें किसी तरह का नेगेटिव फीलिंग ना आ रहा हो जिस सेंटेंस से, उन सेंटेंसेस के वर्ब को ज्यादा एम्फेटिक बनाता है। एम्फेटिक का मतलब होता है उन पे ज्यादा जोर देना, मतलब जोरदार बनाना, ठीक है ना, जोरदार बनाना। तो अब वो क्या होगा वो सेंटेंसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं क्या नाम था, रणवीर, रणवीर नोज राधा, सिंपल सेंटेंस है, रणवीर राधा को जानती है। अरे मत लिखो आगे जो बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट, मैं मना कर रहा हूं अभी लिखने को, आप लिख लोगे समझ में आ जाएगा, मैं मिटा दूं, फिर तुम ही लोग में से कोई कहेगा कि सर समझ नहीं आया। पहले सुनिए, देखिए पहले रूल को, लिखने का मौका मैं दूंगा ना। देखिए, रणवीर नोज राधा, पहली बात तो हमें यह क्लियर करना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं। हाँ है, क्योंकि इसमें नॉट की भावना नहीं है। अब इसको और जोरदार कैसे बनाएंगे आप, हमने कहा इनका शब्द, ये शब्द लगाकर बना सकते हैं जी। तो अगर मैं ये शब्द उठाकर, क्योंकि नोज है, नोज है, एस लगा है सिंगुलर, तो या तो मैं ये लगाऊंगा या मैं ये लगाऊंगा, ये तो लगा ही नहीं सकता, ये प्लूरल के साथ लगता है। सिंगुलर के साथ तो डज लगता है प्रेजेंट में, और प्लूरल में डिड लग सकता है। तो याद कर लो, यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो हमने कहा डज लगा देते हैं, रणवीर डज, जहां इसका डज लगा इधर का एस खत्म हो गया, ठीक है। अभी भी ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, आप लोग को टेंसेस पढ़ाया है मैंने, ध्यान देना, ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका वर्ब था ये, इस वर्ब को और जोरदार बनाने के लिए मैंने डज का प्रयोग कर लिया। अब इससे मतलब क्या हुआ, जोरदार बनाने का मतलब होता है ज्यादा प्रेशर डालना, और ज्यादा विश्वास के साथ ये कहना कि हाँ ये है, ठीक है ना। जैसे रणवीर नोज राधा, जब एस लगा था तो रणवीर राधा को जानता है, डज लग गया, रणवीर डज नो राधा, मतलब वहां वो जानता ही है, मतलब इट इज पुटिंग मोर प्रेशर, आप अपने सेंटेंस को और जोरदार बना रहे हैं, दैट मींस उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि नहीं मैं सच में जानता हूं उसे, ठीक है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट, तो पहले आप ये लिख लो, डू डज डिड, उसके बाद लिखो टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सॉरी वर्ब ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस मोर एम्फेटिक। और इसका अगर हिंदी चाहिए होगा तो मैं अभी हिंदी भी बता दूंगा, पहले लिख लो इसको। जैसे ही आप ये अंग्रेजी लिखना यहीं पे रुक जाना, एग्जाम्पल मत लिखना, पहले उसका हिंदी लिख लेना फिर लिखना।
सर हिंदी में लिखा हो। हाँ लिखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव वाक्यों के क्रिया को के क्रिया को के क्रिया को अफर्मेटिव वाक्यों के क्रिया को जोरदार बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग होता है। जोरदार बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राधा नोज, रणवीर नोज राधा, जैसे ही डज लग जाएगा तो ये एस हटाकर इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी डज लगा दिया है। ठीक है ना। तो अगर आप रणवीर डज नोज राधा लिखेंगे तो गलत वाक्य है। ठीक है, ग्रामर गलत है उसकी। सभी ने लिख लिया? लिख लिया जी, ठीक है। अभी क्या है, आपको एक और रूल मैं बता देता हूं, जबकि आपके उसमें है नहीं, लेकिन आपको इसकी जानकारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जानकारी इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि आगे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, मैं हूं ना हूं मतलब जब आप घर वर पे पढ़ रहे हैं, ऐसे तो मैं हूं, भगवान से ऐसे दुआ करते रहो कि मैं रहूं, है ना। तो क्या होगा कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये रूल जो है वैसे आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लीजिए। अगर आपने इन शब्द का नाम नहीं सुना है तो ये मैं लिख देता हूं, लिखना नहीं अभी, पहले समझ लो। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, अभी पेन रख के आराम से समझ लो, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग और दूसरा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। अभी क्या होता है, ये दोनों बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जुड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इस चीज से इस चीज का वजूद है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन करना आता है तो क्वेश्चन टैग बनेगा। अब होते क्या है, ये चीज आपने पढ़ी होगी, कॉन्ट्रैक्शन में सुना तो होगा ही, जैसे डू और साथ में आपने नॉट का प्रयोग किया, डज आपने नॉट का प्रयोग किया, डिड आपने नॉट का प्रयोग किया। अब इसको मैं छोटा कर सकता हूं। छोटा कैसे कर सकता हूं, डू नॉट को मैं डोंट लगा दूंगा। डोंट में क्या करना होगा, ये अपॉस्ट्रोफे, इसको क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अपॉस्ट्रोफे, DOES, इसके साथ भी डजंट, डिड का DIDNT। अब हमने क्या किया, इस डू नॉट को, डज नॉट को, डिड नॉट को ये अपॉस्ट्रोफे लगाकर तीनों जगह छोटा कर दिया और इसको बना दिया, थैंक यू सो मच, और इसको छोटा करके बना दिया। और क्या बनाया हमने, डोंट, डजंट, डिडंट। क्या आपने ये सुना है, ये तीन शब्द डोंट, डजंट, डिडंट, सुना है ना। हाँ, तो वही यही छोटा करके आता है। तो इसी छोटा करने के प्रोसीजर को, इसी छोटा करने के प्रोसीजर का नाम है कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई चीज कम हो जाना, एक्सपैंड करना, कोई चीज बढ़ जाना। तो इसे छोटा कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत?
इतने समझने में अभी इस पोर्शन में सबको आ गया? एलबीएस में पीछे किसी को जी कोई सर। दिक्कत तो नहीं जी? तो जब हमको ये आ गया ना, जैसे ही हमने ये पता किया हमें ये आ गया, तो हम ये आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग का मूल शब्द क्या है? क्वेश्चन। तो आपके जहन में ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन है तो मतलब ये वाला मार्क जो भी बनेगा, हमें नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन ये तो पता है कि क्वेश्चन मार्क तो बनेगा ही बनेगा, बाकी जो भी हो देखा जाएगा। सो अब क्वेश्चन टैग में हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूं भावना, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है ना, उससे समझाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूं, भावना, भावना सिंग्स, भावना सिंग्स, और कॉमा लगाया, और फिर मैंने क्वेश्चन टैग लगाया। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है डजंट शी। अब आपको मैं बताता हूं ये क्या है। ये आप अपने निजी जिंदगी में हर रोज यूज करते हैं। कैसे? वो आ गया, आया नहीं क्या? वो चला गया, नहीं गया क्या? ये आप लोग बोलते रहते हैं, ये वही है। भावना गाती है, नहीं क्या? गाती नहीं क्या? सिर्फ अपने सेंटेंस के बाद ये लगा देना जो आप अमूमन हर रोज अपनी जिंदगी में हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसी को जब हमने अंग्रेजी में लिखा तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये कुछ भी आप स्टेटमेंट दिए, वो खाना खा लिया, नहीं खाया क्या? अब देखिए, मैं जितनी बार पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं उसका क्वेश्चन टैग में नेगेटिव यूज कर रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं वो खाना खा लिया, फिर मैं उसके बाद क्या बोल रहा हूं? नहीं खाया क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं खा लिया क्या। तो यही रूल है इसका कि जब भी आपका वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, तो जब आप उसका ये क्वेश्चन टैग यूज करेंगे तो आप नेगेटिव, एंटी, नॉट, नेगेटिव लगाकर यूज करेंगे। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप यहां क्या क्या लगा के प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव लगा के। वह नहीं खेलती है, खेलती है क्या? वह खेलती है, नहीं खेलती है क्या? अब आप देख रहे हैं, जब मैं आपको पहला सेंटेंस बता रहा हूं पॉजिटिव में, तो मैं उधर नेगेटिव यूज कर रहा हूं, ये वाले में शी प्लेज, वह खेलती है। फिर उसके बाद में जब ये प्रयोग कर रहा हूं, नहीं खेलती है क्या? डजंट शी। या अगर मैं इधर नेगेटिव लगा रहा हूं, वह नहीं खेलती है, शी डजंट प्ले, मतलब शी डजंट प्ले, ठीक है? डज शी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका सेंटेंस इधर पॉजिटिव में रहेगा, आपका क्वेश्चन टैग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसके बाद सिर्फ अपने आप को दोबारा प्रूव करने के लिए कि हाँ वही है क्या, तो यहां पे आप नेगेटिव का प्रयोग करोगे, यानी कि डज के साथ नॉट लगेगा। और मैंने शॉर्ट फॉर्म लगाया है तो कॉन्ट्रैक्शन लगाया, इसीलिए मैंने कहा था बिना कॉन्ट्रैक्शन के आप ये नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? और जैसे ही इसी बात को मैं उल्टा लिखता हूं जहां पे दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा? भावना डजंट, डजंट प्ले, नहीं खेलती हो, फिर कॉमा। अब आप सवाल पूछोगे, अब क्वेश्चन टैग लगाओगे। तो आप, चूंकि मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में आपका नेगेटिव आ गया, डजंट मतलब नहीं खेलती है, ठीक है, तो आप इधर पॉजिटिव प्रयोग करोगे, तो आप लिखोगे डज शी, क्योंकि सिंगुलर है तो डज लगेगा। लेकिन अगर आप यहां पे पॉजिटिव लगा रहे थे तो यहां पे आप नेगेटिव में पूछ रहे थे। अभी किसी को यह समझने में कोई दिक्कत? वे पीछे जो गर्ल्स बैठी हैं प्लीज पूछिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुप मत बैठिएगा ये सोचकर कि अरे क्या पूछना, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। सभी को पीछे समझ में आ गया तो ही आगे बढ़ेंगे। एलबीएस में सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? इधर चित्तौड़गढ़ में एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, एंड कानौर सबको समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब अगर कहीं दिक्कत आ रही हुई तो पूछ लीजिएगा। जैसे ही हो जाए
प्लीज बता दीजिएगा मुझे। अरे माँ। सर लिख लिया। सर नीचे वाला रहना देना। ऐसे डराओ नहीं मेरे को सुबह सुबह, तुम यार हार्ट अटैक आ जाएगा। बस हाँ सर बताओ, लास्ट मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं लिख दूंगा लास्ट वाला दोबारा, रहना। लेकिन ऐसे मत डराना मेरे को। मैं सोचा पता नहीं क्या गलती कर गया मैं नहीं मिटा रहा हूँ, जो मिट गया मैं उसको लिख दे रहा हूँ। नहीं सर बस लास्ट वाला हेज रहने दो बस। हाँ रहने हाँ दो। बस बस हाँ आपके लिए अब रुका, ये हाँ भावना ही है, ठीक है ना हाँ बस। जी। भावना डजंट प्ले, डज शी? देखिए अब आपका टू डू खत्म हो गया है। तो हमने कल ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी किया था। मैं एक बार बस आपको रिवीजन दे दूं। प्राइमरी में हमने टू बी, टू डू, टू हैव पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर में हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे चीजें हमने पढ़ी हैं। ये जब सारी चीजें अब हमने पढ़ ली, अब हम इसका दूसरा, हमने इसको पढ़ा था कि प्राइमरी इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कल नहीं आए थे प्लीज मैं रिवीजन करा रहा हूं, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम इनको क्यों कह रहे थे, क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये सारी चीजें जो हैं, जो हम ऑक्सिलरी का मतलब होता है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमने इनको क्या पढ़ा था कि ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, और कहां कहां करते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। अब हम जो इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, दूसरा भाग मैंने आपको बताया था इसका क्या है, मोडाल्स। मोडाल्स अपने पूरे जर्नी में, अपने पूरे सफर में, जो आप अभी पढ़ेंगे, उस पूरे सफर में सिर्फ एक जगह
एक जगह, सिर्फ एक जगह ऐसा है जिसमें वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। बाकी मोडाल हमेशा और हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, हमेशा, वो हमेशा और हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है। देखिए, मैं ऊपर पहले टॉपिक डाल दूं, आप लोग भी डाल दीजिए मोडाल्स। अंडरलाइन करके मोडाल ऑक्सिलरी, AUXILIARY। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी। डाल लिया सबने? ठीक है तो ये भी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब है, इसको और डिकोड कीजिए। ऑक्सिलरी को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्रियाएं। ठीक है ना। अब इसे जैसे हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी को क्या बोला था, आरंभिक सहायक क्रिया। अब इसे बोलते हैं क्रियार्थ द्योतक सहायक क्रिया। है बहुत खतरनाक, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, काम आएगा। ये है साथ में, चूंकि हेल्पिंग है, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो आप बहुत सारे पढ़ेंगे तो आप क्रिया ए, ये है इसका मतलब। मोडाल्स का मतलब, इतने छोटे से का मतलब इतना बड़ा। लिख लिया सबने, ये मिटा दो ना? जी सर। जी। अब इसका अंग्रेजी में पहले परिभाषा लिखेंगे, और इसमें पहले लिखने वाला बहुत कुछ है, तो ध्यान देना। ठीक है ना, उसके बाद समझने वाला है, तो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा के पहले इसको लिख लेंगे, ताकि समझते वक्त एक एक चीज को मैं प्रूव करूंगा। और जब मैं प्रूव कर रहा हूं तब कलम मत चलाना, आपकी नजरें नहीं हटनी चाहिए इस पे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। पहले अंग्रेजी में लिखिए, दीज, पहला पॉइंट, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, दूसरा, वी यूज देम, वी यहां पे लिख लो ऑलवेज, वी ऑलवेज यूज देम विद अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कल बताया था, या मेन वर्ब। अकेले कभी प्रयोग नहीं करते, इसके आगे चूंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रहता है। वी ऑलवेज यूज देम विथ अ प्रिंसिपल या मेन वर्ब। ठीक है ना। तीसरा, मेन या प्रिंसिपल वर्ब is either is either is either clearly, CLEARLY, clearly present, clearly present, or is
in the implied, IMPLIED, implied form, implied form, IMPLIED, implied form, implied form. पहला, these are helping verbs. दूसरा, we always use them with a principal or main verb. प्रिंसिपल या मेन एक ही चीज के दो अलग नाम हैं, ठीक है ना. तीसरा, प्रिंसिपल या मेन वर्ब इज ईदर क्लियरली प्रेजेंट, या तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहता है, या वो इंप्लाइड फॉर्म में रहता है, इंप्लाइड फॉर्म में रहता है. आराम से लिख लें, फिर इसके बाद मैं आपको हिंदी में लिखाऊंगा इसका. ये ऊपर का लिख लिया दोनों सबने? ऊपर का मिटा दो सिर्फ. यस सर. अच्छा. अभी हिंदी में लिख लें. सबसे पहला यह सहायक, यह सहायक क्रियाएं होते हैं, यह सहायक क्रियाएं होते हैं. पहला जो आपने उधर लिखा था, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, उसी का है. दूसरा, इनका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, इनका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, कॉमा, इनका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, कॉमा, साथ में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, साथ में मुख्य क्रिया का होना जरूरी है, साथ में मुख्य क्रिया का होना जरूरी है. इनका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, कॉमा, साथ में मुख्य क्रिया का होना जरूरी है. अब तीसरी बात जो मैंने लिखा था कि प्रिंसिपल वर्ब क्लियर होते हैं, तो आप लिखिए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या तो मुख्य क्रिया या तो स्पष्ट रहता है, स्पष्ट, मुख्य क्रिया या तो स्पष्ट रहता है, स्पष्ट रहता है, या वह छुपा हुआ रहता है. इंप्लाइड फॉर्म, इंप्लाइड मतलब छुपा हुआ रहना, या वह छुपा हुआ रहता है. लिख लिया सबने? अभी देखिए, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ परिभाषा लिखी है, ठीक है, परिभाषा लिखी है. अब हम देखेंगे इनका पर्पस क्या होता है. पर्पस, ठीक है, पहले लिख लीजिए. दे एक्सप्रेस मोड, MODE, मोड, दे एक्सप्रेस मोड और मैनर, मोड और मैनर किस चीज का? ऑफ द एक्शन, जो भी क्रिया हुआ है उसका, ठीक है. अब ये किस चीज का एक्शन का मैनर? इंडिकेटेड
actions indicated by the main verb. By the main verb. लिख लीजिए पहले पर्पस में. दे एक्सप्रेस मोड, मोड लिख के अंडरलाइन, मैनर ऑफ द एक्शंस इंडिकेटेड बाय द मेन वर्ब. लिख लिया सबने? जी सर. सर लिख लिया. हाँ सर लिख लिया. अब हिंदी में लिखिए. या हमें किसी भी वाक्य में हुए कार्य, या हमें किसी भी वाक्य में हुए कार्य की विधि अथवा या हमें किसी भी वाक्य में हुई विधि, क्रिया की विधि, या अथवा उसकी अवस्था बताते हैं. अभी सबने ये लिख लिया? जी सर. किसी को कोई इसमें तकलीफ? नहीं सर. ठीक है. इसको आप अंदाज भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रिया का अंदाज. ठीक है ना? ये मोडाल्स का काम है बताना. ठीक है. अब मोडाल्स क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आप लिखेंगे, कुछ भी. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका, तभी आगे बढ़ूंगा. कोई भी वाक्य लिखेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं, अच्छा नाम श्वेता आनंद, मैं यहां लिख दे रहा हूं आनंद कैन डू इट, फुल स्टॉप. अब आपने पूरा टेंसेस पढ़ लिया, काल पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब ये सब पढ़ा दिया, नाउन प्रोनाउन. तो ये हम आराम से पता कर लेंगे कि ये जो आनंद है ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी आनंद मेरा नाउन है, डू मेरा वर्ब है, डू मेरा मेन वर्ब है, इट मतलब ऑब्जेक्ट. तो ये जो बचा ये है आपका मोडाल कैन. ठीक है. अब ये कैन आपको क्या बता रहा है? ये कैन आपको बता रहा है ये जो करेगा, ये डू मेन वर्ब. ठीक है. जो भी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मेन वर्ब से जो कार्य हो रहा है, मेन वर्ब से जो भी कार्य हो रहा है, ये मोडाल उसका विधि या उसका अंदाज, इन दो चीज को ये कैन बताएगा. तो इसका मतलब है कि अभी आपको एक चीज नहीं पता है कि वह कौन से तरीके हैं जिसमें ये कैन इनकी विधि, मतलब मेन वर्ब की विधि या अंदाज को बताएगा. सिर्फ एक ही ऐसी चीज अगर आपको पता लग जाए कि ये कौन सी विधि और कौन सा अंदाज बता रहा है, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा.
तब आपके वाक्य में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला चीज जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो ये एग्जाम्पल लिख लो तब तक। आनंद कैन डू इट। सर लिख लिया। लिख लीजिए पहले, तब मैं इसको एक बार मिटा दूं, तब मैं आपको आगे समझाऊं। सर लिख लिया। लिख लिया। सबसे पहले हमने परिभाषा की मोडाल्स की, उसके बाद हमने उसका पर्पस, वजह। अब हम करेंगे वो कौन से मोड या मैनर है। ठीक है, मैनर है। सबसे पहला टू आस्क परमिशन। मैं समझता हूं परमिशन का मतलब आप सबको पता होगा, आज्ञा। नंबर 2 लिखते चले जाइए अभी, उसके बाद देखेंगे ये सब इसका प्रयोग ही है आगे। टू मेक रिक्वेस्ट, किसी से आग्रह करना। तीसरा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, BILITY, पॉसिबिलिटी, होने की संभावना। चौथा टू गिव एडवाइस, किसी को मशवरा देना। ठीक है ना, या सजेशन, एक ही बात है। पांचवा टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है किसी को रोकना। ठीक है ना, कट करना, रोकना, नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा आपके लिए। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। मैं ऊपर के 2 मिटा दे रहा हूं, मेरे ख्याल से वो तो लिख लिया होगा आपने। छठा टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, वादा, वादा करना। ठीक है। सातवां टू एक्सप्रेस अ विश, और विश और प्रेयर, दुआ। टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर। मैं ये दोनों मिटा रहा हूं, तीसरा और चौथा। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कर्तव्य। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता। लास्ट वाला मिटा रहा हूं। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जरूरत। ठीक है,
जरूरत या कंपल्शन, COMPULSION, कंपल्शन, होना ही होना है। अब पहले लिख लीजिए। लिख लिया आप सबने? लिख लिया? मिटा दूं? जी। सर प्रोहिबिशन का क्या अर्थ होता है? किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकना, मना करना, काट देना। हम सेंटेंस बोलेंगे, यू आर प्रोहिबिटेड नॉट टू अटेंड, आपको नहीं अटेंड करना है, मना किया गया है। ठीक है ना? सो अभी 3-4 चीज और लिख लीजिए। अब इतना लिखने के बाद आप स्टार मार्क करिए और यूं डालिए और लिखिए अ मोडाल, फटाफट लिखती है, डजंट चेंज, a modal doesn't change according to the number or person of a subject. A modal doesn't change according to the number or person of a subject. लिख लिया? अब हिंदी में लिख लीजिए। मोडाल्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदले जाते हैं। मोडाल्स सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन, नंबर मतलब गिनती, पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति। शुरुआत में ही आपको बताया था ना, जेंडर, लड़का हो लड़की हो न्यूट्रल हो, उनके हिसाब से नहीं बदले जाते हैं। दूसरा लिखिए, इसी तरह स्टार मार्क बनाते चले जाइए, लिखते चले जाइए। लिखिए, अ मोडाल is always used, a modal is always used with a verb in its basic form.
A modal is always used with a verb in its basic form. Basic का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म. हिंदी में लिखिए. यह सहायक क्रियाएं, यह सहायक क्रियाएं, यह सहायक क्रियाएं अपने आगे, अपने आगे, यह सहायक क्रियाएं अपने आगे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म, मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म को लेती हैं. मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म को लेती हैं. मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म को लेती हैं. ठीक है. तीसरा लिखिए. तीसरा और अंतिम भाग. आपको याद है जब मैं अभी मोडाल्स पढ़ाने लगा था, मैंने शुरुआत में बोला था मोडाल्स एकमात्र जगह पे, एकमात्र जगह पे ही मेन वर्ब का काम करेगा, बाकी हमेशा वह हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का काम करेगा. मुख्य क्रिया का काम या कार्य वह सिर्फ एक जगह करेगा. ये मैंने आपको बताया था. तो ये जो तीसरा रूल लिख रहे हैं ना, ये वही एक जगह है. ठीक है, जहां पे ये सहायक मोडाल्स, जो सहायक क्रिया है, वो मेन क्रिया का काम करेंगे. ठीक है ना. अब लिखिए, मोडाल्स कैन बी यूज्ड अलोन, modals can be used alone in response, RESPONSE, in response to a question, in response to a question, in response to a question. यहां modals can be used alone in response to a question. अब बेटा सुबह सुबह नींद आ रही है? हाँ, क्या हो गया? बोर हो गए पढ़ते पढ़ते? किनका किनका कल परीक्षा था? किनकी किनकी परीक्षा थी कल? प्रैक्टिकल किनका था? LBS में था ना सबका? अरे सभी ने हाथ खड़ा कर दिया. अच्छा, कैसा गया आप लोग का? अच्छा गया? जी अभी भी सर. हाथ खड़ा ही दिख रहा है मुझे तो. अच्छा गया. अच्छा, आप थोड़ा ठीक हुआ वीडियो. अभी सही गया परीक्षा आप लोग का? अभी कब है परीक्षा आप लोग की? आगे पता है या खत्म हो गया? एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? मार्च से सर. माइक ढूंढ रहे हो? 29 को है? जी सर. अच्छा अच्छा, 29 को है ना सर. चलिए देखिए, 29 के लिए ऑल द बेस्ट. मोडाल्स कैन बी यूज्ड, अब इसको हिंदी में लिख लीजिए. यह सहायक क्रिया, यह सहायक क्रिया या यह सहायक क्रियाएं किसी सवाल, किसी सवाल के जवाब में, किसी सवाल के जवाब में किसी सवाल के जवाब में अकेले प्रयोग होते हैं, अकेले प्रयोग
होते हैं या अकेले प्रयोग में आते हैं? अकेले प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब आपने इनका सारा रूल कर लिया, ठीक है ना। अभी बस एक आखिरी चीज करना है, उसके बाद आप लोग अपना कलम नीचे रख दीजिएगा, सिर्फ मेरा काम होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब लिखना है आपको एग्जाम्पल और एक बक्सा बनाना है। इस बक्से में जो जो मोडाल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। पता तो रहना चाहिए जिनका काम है। कैन, विल, शैल, मे। अब कैन का हो जाता है कुड, विल का हो जाता है वुड, शैल का हो जाता है शुड, मे का हो जाता है माइट। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका मस्ट, आपका आता है ought to, आपका आता है need to, इसका आता है आपका dare। ठीक है ना, तो ये सब होते हैं। एक्सेट्रा लिख दीजिएगा, कुछ छूट गया हो तो एक्सेट्रा। ठीक है ना, अमूमन हमारा काम जो है इतने से चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखेंगे। मुझे लगता है आपके लिए ये नया शब्द होगा, बाकी तो अमूमन कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ये भी सुना होगा अलग तरीके से। इसको पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमने टू लगाकर इनका प्रयोग किया है, तो बाकी ये सब का प्रयोग करेंगे पहले। ये जब भी हम ये करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है, यही जान लीजिए कि ये सारे जो है ये सब प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म में यूज होते हैं। ये वाले जो है ये इन्हीं के चेंज हुए, तो ये पास्ट फॉर्म में यूज होता है। इनको आप पास्ट में प्रयोग नहीं कर सकते, इन्हीं को करना होगा, इनका यूज है। ये सारे पास्ट वाले, ये वाले जो है ये या तो प्रेजेंट बता रहे हैं या फ्यूचर बता रहे हैं। ठीक है ना, लिख लिया सबने? लिख लिया सर। सर लिख लिया। अरे मैंने देख लिया भाई, और लोगों को भी लिखने दो। कानौर में लिख लिया आप लोगों ने? चित्तौड़, एवरीबॉडी? हाँ सर, लिख लिया। हाँ, अब आप लोग अपना पेन डाउन करके ध्यान से सुनिए। जितनी चीजें मैंने आप लोग को लिखवाई हैं वो एक एक करके मैं प्रूव करूंगा। अगर नहीं प्रूव करूं तो मत मानना, ध्यान देना इस बात। इसीलिए आपने जहां लिखा है सिर्फ आपका ध्यान वहां होगा। मैंने दोनों भाषाओं में लिखवा दिया है, और फिर यहां होगा। मैंने आप लोग को मोडाल के बारे में सबसे पहली चीज लिखवाई कि वह एक सहायक क्रिया है। ठीक है, वह सहायक क्रिया है, बिल्कुल है। वो मैंने आपको प्रूव कर दी सहायक क्रिया के फॉर्म में, वो जो मैंने भावना कैन डू इट करके एक एग्जाम्पल दिया था। मैं फिर दोबारा उस एग्जाम्पल को लिख रहा हूं, अभी कोई लिखना नहीं। भावना, भावना ये डब्ल्यू लगता है या वी लगता है? बता दो। W लगता है सर। डब्ल्यू? हाँ। नाम गलत नहीं लिखना चाहिए ना, इसीलिए पूछ रहा हूं। भावना, कैन डू इट। ठीक है ना, अभी विल यू सिंग विद हर? क्वेश्चन मार्क।
ठीक है ना। ही कैन, या कैन का प्रयोग छोड़ो, ही मे परफॉर्म, शी मे परफॉर्म, दे मे परफॉर्म। मेरा काम हो जाना चाहिए इतने में, एक एक चीज प्रूव हो जानी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपने लिखा दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा आपने लिखा कभी भी अकेले नहीं आते, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। ठीक है जी। अभी मैंने आपको एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मोडाल्स होते हैं वो लिखवाए हैं, तो मैं पहले मोडाल्स को लाल कलम से, ये सारे, ये भी मैं है लिख ही देता हूं, ये सब सहायक क्रियाओं को मैंने लाल कलम से कर दिया। ठीक है, अब मैं ग्रीन पेन से सिर्फ सर्कल कर रहा हूं। देखिए, ये है आपका डू, डू आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, तो हमने कहा है कि ये हमेशा सहायक क्रिया का काम करता है। ठीक है ना। यहां भी हमने देखा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, इसके बाद आया, यहां भी देखिए तीनों जगह परफॉर्म है, ये तीनों जगह परफॉर्म, तीनों जगह मे के बाद आया। ठीक है ना, मतलब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। तो जब हमने ये कहा, बस इशारा करते रहेगा, जब मैंने ये कहा कि ये सब सहायक क्रिया का काम करते हैं, तो इन सभी वाक्यों में ये सहायक क्रिया का काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। दूसरा, ये सब अपने बाद मेन वर्ब को लेते हैं, ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बाद 3-4 चीजें लिखवाई हैं, वो ज्यादा जानने की जरूरत है जब आप ये समझ गए हैं। तो इसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि मोडाल कभी नहीं बदलेगा, चाहे पर्सन या नंबर बदल जाए तो। अब पर्सन और नंबर किस में, सब्जेक्ट में, यही लिखवाया है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पे मैंने लिखा दे, दे होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा लिखा तो भी मैंने मे का प्रयोग किया, मैंने ही लिखा, एक लिखा, एक से ज्यादा नहीं सिर्फ एक, तो भी यहां मे का प्रयोग किया। ठीक है, तो नंबर वाला क्लियर हो गया कि नंबर चाहे एक रहे या एक से ज्यादा रहे, आप इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आते हैं पर्सन पे, मैंने यहां लड़का लिखा था, तब भी मे का प्रयोग किया, यहां लड़की लिखा तो भी मे का प्रयोग किया, तो इसका मतलब है कि पर्सन चाहे लड़का रहे लड़की रहे तो भी हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये बात भी मैंने प्रूव कर दी। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि मोडाल विल ऑलवेज बी यूज्ड, मोडाल हमेशा यानी कि सहायक क्रिया अपने आगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, वो तो खैर आप अब तक पहचान गए होंगे। ये तीनों मेन वर्ब है, मैंने आपको यही लिखाया था, जो सहायक क्रिया है वो अपने आगे जो मुख्य क्रिया लेगी, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको याद है, वर्ब सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, परफॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये तीसरी बात प्रूव हो गई। सिर्फ एक चौथी बात जिसको मैंने कहा था कि कभी भी किसी सवाल के जवाब में हम मोडाल जो सहायक क्रिया है उसे अकेले यूज कर सकते हैं बिना मुख्य क्रिया के। ठीक है, अब जब अकेले ही यूज करेंगे और मुख्य क्रिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यही मुख्य क्रिया का काम करेगा, क्योंकि दूसरी तो क्रिया है ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ यही एक केस है। अब इन इतने सारे वाक्यों में सिर्फ यही एक ऐसा वाक्य है जिसपे मैंने सवाल लिखा, विल यू सिंग विथ हर, क्या आप उसके साथ गाएंगी, तो मैं इसके जवाब में सिर्फ ये लिख सकता हूं, आई विल, फुल स्टॉप, हो गया मेरा काम। आई विल, हां मैं, या और अच्छा बनाने के लिए यस कॉमा आई विल, या नो आई
विल नॉट, इन दोनों ही, ये दोनों क्या है, इस सवाल का जवाब है, चाहे हां में हो चाहे ना में हो, इस सवाल का जवाब है। हमारे पास एक सेंटेंस, मैंने याद करो क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा ये आ गया आई। अब विल मेरा ऑब्जेक्ट है, विल मेरा वर्ब है, सॉरी। अब यहां पे कोई दूसरा मुख्य वर्ब नहीं है, तो क्या ये मेरे मुख्य वर्ब का काम करेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, करेगा ना? हाँ करेगा। अब यहां पे आपने देखा ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने लिखा नहीं है ऑब्जेक्ट। तो याद करो मैंने आपको मोडाल का तीसरा लाइन क्या लिखवाया है, सब देखो डेफिनेशन, परिभाषा की तीसरी लाइन क्या लिखवाया है कि या तो वह स्पष्ट रूप से रहेगा, या तो क्लियर रहेगा, या तो क्लियर रहेगा। जैसे इसमें क्लियर है, इस वाले सेंटेंस में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो या तो स्पष्ट रहेगा, नहीं तो इंप्लाइड रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह है, स्पष्ट है या छिपा हुआ है? छिपा हुआ है। यानी कि इंप्लाइड है। अभी ठीक है, आई विल सिंग, आप यही बोलना चाहते थे, सिंग अ सॉन्ग, अब गाना ही गा सकते हो, ठीक है ना? किसी को सुना है कि फुटबॉल गा रहा है? नहीं ना, गाना ही गाओगे ना। तो इसका मतलब है कि गाना ही गाओगे, तो वो गाना गाना जो है वो छिपा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, इंप्लाइड फॉर्म में है। अब जितनी बातें आपने अब तक लिखी हैं, उनमें से क्या कोई एक भी बात ऐसी छूटी जो मैं प्रूव नहीं कर पाया? तो वो पूछें। या आपको किसी ऐसे चीज में समझ नहीं आया जो मुझे दोबारा प्रूव करना है, वो पूछें। जितना अभी तक लिखा है वो सारा चीज मोडाल्स में, सबको समझ में आ गया? तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इन एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, ठीक है? ये परफॉर्म है बेटा, ये शब्द जो है ना, ये मैं लिख दे रहा हूं, परफॉर्म। लिख ले तो बता दीजिएगा। लिख लिया सबने? ऊपर का मिटा दूं मैं? सर एक मिनट रुकना। ऊपर वाला मिटा लूं? जी अरे सर। कुछ तो लिखा होगा। जी सर। हाँ, सिर्फ ऊपर वाला मिटा लो, नीचे वाला भी ये आप आराम से लिख लो, ये लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
सर लिख लिया। लिख लिया आप लोगों ने जी? मिटा दो नाम। कानौर में सबने लिख लिया? क्योंकि पीछे से वो चिल्ला देगी इतनी तेज, मेरे ख्याल से वो श्वेता होती है, फिर मुझे डर लग जाएगा। इससे बेहतर है पहले ही पूछ लो। लिख लिया। ठीक, देखिए अब आपने मोडाल जो सहायक क्रिया है उसकी परिभाषा सीख ली है, आपने उसका पर्पस देखा, आपने देखा कि वो किस विधि में प्रयोग होगा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, हमने उन सारी बातों को एग्जाम्पल लिख के जस्टिफाई किया। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है इसी में हमें करना क्या है, हमने जितनी वो लिखी मोड विधि और जितना एग्जाम्पल लिखा उसे जोड़ना है। जैसे सबसे पहला है, अगर मेरा कैन और मेरे पास जो विधि है जिसमें मैं उनको एक्सप्रेस कर सकता हूं वो है परमिशन, लिखना नहीं, रिक्वेस्ट लिख चुके हो तुम ऑलरेडी, रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, एडवाइस या सजेशन, एडवाइस सजेशन के बाद विश और प्रेयर, ये है हमारे पास ड्यूटी, ड्यूटी को ही ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बचा, नेसेसिटी या कंपल्शन। कोई ऐसा है जो छूट गया, प्रोहिबिशन, इसके अलावा कुछ छूटा है तो प्लीज बता देना। सब लिख दिया मैंने, प्रॉमिस लिखा है, बताते तो हो नहीं तुम लोग, हैं बस बैठे हुए स्टडी, हो। स्टडी, स्टडी, स्टडी लिखवाया मैंने, ये मेनर इसमें लिखा है। देखो बेटा बताने बोला है, गलत बताने नहीं बोला है। ऐसा तुम लोग मेरे से कोई हादसा इधर करवा दो और फिर जाके कंप्लेन कर दो थाने में कि मैंने अंग्रेजी का खून कर दिया कुछ लिखकर इधर, ऐसा नहीं करवाना मेरे हाथों कुछ है। प्रोमिस, प्रॉमिस, हाँ, तो ये आप मेरे से कीजिए कि आप ऐसा कोई हादसा नहीं करवाएंगे मेरे हाथों। अब हमें एक एक करके अलग अलग ये पढ़ना है कि ये किस में काम में आते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास। तो हमने सबसे पहला लिया कैन, तो हमारे को कैन क्या क्या दिखा सकता है, इनमें से कैन हमें दिखाता है एबिलिटी, कैन हमें क्या दिखाता है, कैन हमें दिखाता है परमिशन, और हमें कैन क्या दिखा सकता है, और हमें कैन दिखाता है रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट है। अब यही एक दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कैन का प्रयोग करके रिक्वेस्ट लेते हैं तो इसका क्लियर मतलब होता है वो इनफॉर्मल है, दोस्ती यारी में, कि भाई यार कर दे, बहन प्लीज ही उठा दे यार, ऐसे इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं। आप प्रिंसिपल को ये नहीं बोलेंगे कि भाई यार जरा चेक कर दियो, एक साइन कर दियो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वरना वो प्रिंसिपल से आखिरी मुलाकात होगी आपकी, ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी माताजी की हो रही होगी, ठीक है ना। सो आप उनसे बोलेंगे प्लीज आप कर लीजिए, प्लीज आप साइन कर दीजिए, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए अलग मोडाल लगता है,
अभी हम सिर्फ कैन को देख रहे हैं, ठीक है ना। और कैन क्या दिखा सकता है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। अब क्या आप इन 4-5 चीजों से सेंटेंस बना सकते हैं? बताइए, है कोई ऐसा? अगर मैं ये कह रहा हूं सिंपली प्राची कैन डू इट, तो कैन डू क्या दिखा रहा है मेरे को? वह कर सकती है, तो करना एबिलिटी दिखा रहा है ना, किसी की क्षमता को दिखा रहा है। उसमें किसी से वो आज्ञा मांग रहा है या किसी की क्षमता दिखा रहा है? अरे बोलो, सब ऐसे देख रहे हो जैसे सलमान खान की पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, इतना ही मजा आ गया। दिख रहा है सर, क्षमता। क्षमता दिखा रहा है। हाँ, अगर मैं कहता हूं कैन यू गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क, कैन यू गिव मी योर पेन, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? रिक्वेस्ट। फंस गए यहां? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या फर्क है भाई? परमिशन में भी तो सवाल ही करते हैं, तो इसका अगर आपने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बोला तो परमिशन का एक सवाल बताइए। तो परमिशन में होगा कैन आई टेक योर पेन। कैन आई टेक योर पेन। अच्छा, तो मैं आपका पेन ले सकता हूं, ये परमिशन है। आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है या नहीं? क्या आप सब प्राची को सपोर्ट करते हैं? क्या वो जीतेंगी ये लड़ाई? बताइए, जल्दी बताओ, कानौर से। अरे आप तो उधर सब महिला मित्र बैठी हैं, बताइए, प्राची लिखा मैंने, क्या आप उनको सपोर्ट करती हैं या खारिज कर देती है कि नहीं ये तो नहीं होगा जो ये बोल रही है, कुछ और होगा सर, लेकिन हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ तो और होगा। हाँ, कानौर में आवाज जा रही है मेरी? तो सब ऐसे सुध-बुध खो के क्यों बैठे हो? क्या हो गया? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने बिल्कुल अंधकार है। अरे भाई, इतना उजाला करके रखा है मैंने तो। बोलिए श्वेता जी, बुरा मान गई क्या आप? अरे अब नहीं बोलूंगी जब ये पीछे मुड़ा होगा तो। बोलिए, मैं तो अब आपकी तरफ ही देख रहा हूं। बोलिए, क्या आप सहमत हैं कि प्राची ने जो कहा वो सही है? हाँ सर। क्या बात, सही है। लेकिन मैं लिख के देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा क्यों सही है, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं। क्या कोई मुझे ये बताएगा? कोई नहीं बताएगा तो मैं घूम फिर के प्राची के पास ही आऊंगा कि इन दोनों में चेंज क्या है, ऐसा क्या है जो आपको ये पता करने पे मजबूर कर दे या ये बताने पे कि ये परमिशन है और ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। छोड़ो यार, समय हो जाएगा। परमिशन में किस चीज का बोध आता है? टू अलाउ, टू अलाउ, जब आप अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि माता पिता ने आप लोगों को आज पार्टी करने की अनुमति दे दी है, ठीक है ना, तो अभी क्या बोलूंगा? यू आर अलाउड टू हैव अ पार्टी टुडे, ठीक है, या यू हैव बीन अलाउड बाय योर पेरेंट्स, आपके माता पिता ने दिए। इसका उल्टा लिख सकता हूं एक्टिव वॉइस में, योर पेरेंट्स हैव अलाउड यू। तो मैं उस अलाउड की जगह कैन का प्रयोग कर सकता हूं। यू कैन हैव अ पार्टी टुडे as your parents have said, your parents have said that you can have a party today। इसका मतलब है कि आप पार्टी कर सकते हैं क्योंकि माँ बाप ने आपको परमिशन दे दिया। तो उस परमिशन देने में टू अलाउ का बोध
हो रहा है, ठीक है। अब वापस आओ इस सेंटेंस में, कैन आई टेक योर पेन, बोलो, क्या इसमें परमिशन का बोध आ रहा है? अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता, यू कैन टेक माई पेन, आप मेरा पेन ले सकती हैं, तो यहां जो कैन है, ये कैन क्या टू अलाउ का मतलब बता रहा है? यू कैन टेक माई पेन मतलब यू आर अलाउड टू टेक द पेन, ठीक है। लेकिन क्या यहां पे कैन आई टेक योर पेन परमिशन का बोध दे रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं। कौन है ये समझदार? नाम बताए अपना। हमेशा अपने समझदारी का वो करते वक्त नाम बताएं। अरे नाम बता दो भाई, ऐसा थोड़ी ना मैं आज ही जाके रजिस्टर करा लूंगा कि मेरा नाम बदल कर ये रख दीजिए। मेरा ठीक ठाक नाम है यार, इतना बुरा भी नहीं है। नाम बताओ अपना, डरो विकास। नहीं कुछ। विक्रांत, विकास, जी सर। विकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अभी तो ट्रम्प आया हुआ है, तुम उधर जाओ। मोदी जी तुमको ढूंढ रहे हैं, मिलवाएंगे नहीं क्या उनसे? तुम्हारे लिए ट्रम्प इतनी दूर से आया है कि मेरे को मोदी जी का विकास देखना है, और मोदी जी का विकास यहाँ बैठ के ट्रम्प की लैंग्वेज सीख रहा है। अच्छा, सीखने के बाद जाओगे, वेरी गुड। अरे भाई, दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है, मैं मानता हूं कि टू अलाउ का मतलब है, लेकिन परमिशन एक ऐसा शब्द है जो दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, मांगा जाता है। तो प्राची गलत नहीं है, ठीक है ना। क्यों मैं किसी को कभी भी किसी महिला को गलत मत करो, क्लास डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है मेरा। बिल्कुल सही है प्राची आप, ठीक है ना। ये सेंटेंस भी सही है और आप भी सही हैं, और विकास तुम तो गलत हो गए भाई, ठीक है ना। तो अब आते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब आप इन दोनों सेंटेंस में एक और चीज देखिए, जो भी चीजें मांगी जा रही हैं वो अभी मिला नहीं है, वो देगा। तो वो हमें किस चीज का बोध दे रहा है? कि वह कार्य नियर फ्यूचर में होगा, अभी होगा। कैन यू गिव मी योर पेन, अभी दिया नहीं है तो अभी देगा, तो नियर फ्यूचर। परमिशन में दो तरह के बोध होंगे। अगर अलाउ कर दिया होगा, ये पहले वाले में दे दिया है, तो उसमें फ्यूचर का बोध नहीं आएगा। लेकिन ये आप अभी मांग रहे हो तो वो देगा, तब फ्यूचर का बोध आएगा, ठीक है। अभी समझ में आया इन दोनों का मतलब? अब आते हैं आखिरी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होगा बताओ? पॉसिबिलिटी का कोई अच्छा सा एग्जांपल बताओ। बोल बोल के मेरे छाती में दर्द हो गया है। तुम लोग कुछ बोलते तो हो नहीं, तुम्हारे हिस्से का भी मैं ही बोल रहा हूं। अगर मैं ये लिखवाता हूं कि जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना, शायद जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना थकावट की निशानी है, तो मैं क्या कह रहा हूं? ना तो एबिलिटी बता रहा हूं कि अंग्रेजी आपको थका देता है, नहीं मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना आपको थका दे, लेकिन आपके हिसाब से तो अंग्रेजी मिट जाता है, सिर्फ उतना रह जाता है, जरूरत से ज्यादा पढ़ना आपको थका देता है, ठीक है ना। अक्सर आप देखते होंगे कि थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद सर में दर्द, पैर में दर्द, ऐसा लगता है कि 15 मिनट का अगर ब्रेक मिल जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है ना। तो ये होता है पॉसिबिलिटी। अभी ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी टायरिंग, इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी, इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी for a long time.
तो यहां पे ये आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है आप नहीं थके, सिर्फ आपका अनुमान है, ठीक है। और मैंने अनुमान बोला है, हनुमान नहीं बोला है, तो ध्यान देना इस बात को कि आज मंगलवार है तो सर ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। और विकास सब सही है बेटा? जी सर। अरे भैया इधर बता दो विकास कि ये से सही मान रहे हो कि इसे भी गलत मान रहे हैं जितना आपने पढ़ा? अभी सबको कैन समझ में आ गया? कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? जी सर। हाँ जी समझ में आ गया? तो मिटा दूं या लिखोगे? लिखेंगे सर। तो लिखो बेटा, मैं वेट कर लेता हूँ। करो इधर भी थोड़ा विकास। अरे हंसने की कसरत को बाद में पूरी कर लीजिएगा, अभी पढ़ने की हसरत को पूरी कर लीजिए, है ना। देखिए कितनी अच्छी कविता सुना दी मैंने आपको बैठे बैठे। सर देख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। यार ये गलत बात है यार, ये चीटिंग है? पूरे टाइम तुमको समझ भी आ रहा था, दिख भी रहा था, जैसे ही विकास का अनुमान गलत हो गया तुमको दिखना भी बंद हो गया। सर तुम ही नेट तो नहीं है विकास, सर नेट की ऐसा मत समस्या। बोलना। सर, नहीं नेट ना? की नहीं सर। हाँ क्योंकि विकास को ही धुंधला दिखेगा तो देश को क्या दिखेगा। सर नेट की समस्या हो गई सर। हाँ अभी ठीक हुआ? नहीं हुआ? नहीं सर। तो कहाँ पे गलती हो रही है? क्योंकि मेरा तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो गलती हो रही है आपके नेट पे। हाँ जी सर। अच्छा सा वाईफाई ले आइए, और वाईफाई बोला है मैंने, वाइफ नहीं बोला है, तो ध्यान देना ही सब पे कि पता लगा मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं तुम उधर कुछ और समझ रहे हो। वाईफाई, अच्छा वाईफाई जिससे सब कुछ दिखे। श्वेता जी क्या ढूंढ रही हैं मुझे बताइए, मैं बता रहा हूं, मैं बता देता हूं पढ़ के। एबिलिटी, एबिलिटी का सेंटेंस है, लिख लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं। प्राची कैन डू इट। फिर आता है परमिशन। परमिशन दो तरह से यूज करते हैं, एक देने के लिए, एक लेने के लिए। देने वाला परमिशन है यू कैन टेक माई पेन, लेने वाला परमिशन है कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। अब रिक्वेस्ट इनफॉर्मल में, कैन यू गिव मी योर पेन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल प्रिंसिपल से मांगेंगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन यू गिव मी योर पेन। फिर आता है पॉसिबिलिटी, इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक पढ़ने से थकावट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इतना छोटा सा तो लिखवाया, अभी और क्या था? हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसी का दूसरा भाग, कुड, ठीक है। अब देखिए कुड की तो मैंने आपको एक खास बात बता दी थी, सबसे पहले मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं,
कुड की खास बात थी कि कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस में यूज होता है। सर तो सब लिख लिया, मिटा दो। सब लिख लिया, क्या हाँ। बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब मिटा देते हैं, है ना। अरे तुम अब तक क्या लिख रहे हो बेटा, सबसे आगे जो बैठे हुए हैं? सर लिख लिया। हो गया, मैंने तो लिखवा के खत्म करवा दिया, अभी तो लिखना कुछ आगे का ही लिख दिए। समाज से आगे की रचना तुम अपने आप से ही बना रहे हो। अभी आओ यहाँ, अभी साथ मिलके करना है भाई। कुड का सबसे पहला यूज होता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म में। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं यही दे रहा हूं। राधा could have married Krishna. Could have, could have, तो यहां could क्या दिखा रहा है आपको? राधा कृष्णा से शादी कर सकती थी, पास्ट की बात हो रही है। और अगर हम इसमें कैन का प्रयोग करेंगे तो राधा कैन मैरी कृष्णा, कर सकती है आगे। तो कॉमन सेंस की बात है, क्या हमने कुड को प्रयोग किया पास्ट टेंस में? किसके पास्ट टेंस में? कैन के पास्ट टेंस में। तो हम अपने सेंटेंस को वापस ले आते हैं, कुड हैव मैरिड। ठीक है, अभी ये बात क्लियर हो गई तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। बोलो जल्दी। अरे हो गया? जी सर। फिर चुप हो तुम लोग यार, हैं? ये देखो, ये समझदार लिखने पे लग गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? तो बोलो यस सर या नो सर, जवाब सिर्फ दो ही होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, दूसरा शब्द आपने कम सुना होगा, कंडीशनल। अब कंडीशनल जो शब्द है, ये इसका मूल शब्द है कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन तो सुना होगा, शर्त। कंडीशन मतलब शर्त, शर्तिया तौर पे। ठीक है, कि मैं तुम्हें टॉफी तब खिलाऊंगा जब तुम ये 2 लाइन पढ़ के सुनाओगे। बचपन में होता है ना, बेटा चलो पोएम सुनाओ तब ये चॉकलेट देंगे। तो ये बचपन से आपके साथ ये हादसा हो रहा है, सभी के साथ होता है। ठीक है, आपका तो फिर भी अच्छा बीता है। मेरे तो छोटे में लोग आते थे, बोलते थे नाच के दिखाओ तो पैसा देंगे। तो अब समझ में आता है कि कितना गंदा काम करवाते थे मेरे से पैसों के लिए। मैं कहा ये कोई तरीका है बताओ, देना है ऐसे दे दो। तो ये बहुत नुकसान हुआ है। तो ये कंडीशनल इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें इस कंडीशनल का वाक्य बनाना है तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर कोई चीज है तभी वो चीज होगा। जैसे आई कुड मेक, आई नहीं यार, मेक नहीं, कुछ अच्छा, आई कुड कुक राजमा चावल। आई कुड कुक राजमा चावल, मैं राजमा चावल बना सकता था। इफ, सर एल गायब हो गया। क्या गायब हो गया? चावल या राजमा? आई एल एल कुड लिख दिया आपने। अच्छा हाँ, आई सॉरी, आई कुड, थैंक यू, आई कुड कुक राजमा चावल इफ
we had the ingredient की स्पेलिंग क्या होती है? IENTS, ingredients, यही होती है ना, ingredients. If we had the ingredients मतलब सामग्री, ingredients का मतलब होता है सामग्री. मैं राजमा चावल बना सकता था, बनाया होता, अगर मेरे पास या हमारे घर में सामग्री होती. तो आपका राजमा चावल बनाना किस पे निर्भर है? सामग्री पे. इसीलिए हमने इसको कंडीशनल बोला है. कंडीशनल का मतलब है किसी एक चीज की वजह से किसी दूसरे चीज का होना. क्या ये ठीक है? समझ में आया? हेलो सर, आपने है ना फर्स्ट वाले में तो है ना कुड के साथ में सेकंड फॉर्म लगाई मेरी. क्या? फर्स्ट वाले सेंटेंस में है ना कुड के साथ में सेकंड फॉर्म लगाई मेरिड. कुड हैव मैरिड. हाँ हाँ, तो गलत कर दिया. और इस वाले सेंटेंस में कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई कुक वाली. हाँ, तो क्या हो गया? ये मैंने अलग टेंस में बनाया, ये मैंने अलग टेंस में बनाया. क्या दिक्कत है? नहीं बना सकता? आपकी आज्ञा नहीं है? अरे काल तो पढ़ा है ना. अच्छा एक मिनट, ये सवाल मुझे लगता है कानौर से आ रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कानौर जब मैं काल पढ़ा रहा था तब आप कौन से काल में थे? आप लोग नहीं थे. इसीलिए एलबीएस और चित्तौड़गढ़ से मेरे पास ये सवाल नहीं आया. हम जब अभी आगे प्रोसेस में काल पढ़ेंगे, काल 3 प्रकार के होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. तो हम अपना कोई भी सेंटेंस जो है वो तीनों काल में बना सकते हैं, किसी भी तरह का सेंटेंस. लेकिन क्या वो वाक्य मतलब जो है वो हमें पहले का दे रहा है? ठीक है ना. अगर मैं इसको आपकी इच्छा अनुसार भी बना देता हूँ, ऐसा तकलीफ नहीं कीजिए. आपको अगर इतना प्रेम है इससे तो मैं लाऊंगा इसको, मैं भी लेके आता हूं. माफ कीजिएगा थोड़ा सा. आई कुड हैव, लीजिए हैव जी, कानौर जाइए. आई कुड हैव कुक्ड, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए मैंने यहां हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया. ठीक है, ये काल में पढ़ाया है मैंने. तो यहां पे भी आपके इच्छा अनुसार भी मैंने बना दिया. आई कुड हैव कुक्ड राजमा चावल इफ वी हैड द इंग्रेडिएंट्स. ये दोनों वाक्य मतलब मुझे एक ही दे रहे हैं कि अगर मेरे पास सामग्री होती तो मैं राजमा चावल बनाया होता. ठीक है, क्या किसी को कोई तकलीफ आप समझने में? पक्का? ठीक है, एक और बस चीज करेंगे. कुड जो है, कुड सजेशन देने के ये मैं मिटा दूं या लिखना है? फटाफट लिख लो इसको, मैं फिर एक पॉइंट और बता दूंगा, फिर कुड खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. जैसे ही लिख लेना बता देना. कैसे है लिख लिया? हाँ सर लिख लिया. ये बताते भी नहीं, हंसे जा रहे हो आपस में हैं?
नहीं सर नहीं। अरे क्या, आराम से, क्या हो गया भाई? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सर मिटाओ। नहीं नहीं मिटा रहा हूँ भाई, गलती हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरह की हरकत मत करना, किसी दिन मैं यहीं गिर जाऊंगा। यहाँ से अस्पताल थोड़ी दूर भी है। आपको पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको ये सत्य बता दूं, जब मैं कहीं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ ना, वो क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे के पीछे छिपे रहते हैं, और ये सब काम लड़कियों का होता है। और जैसे ही मैं जाता हूँ, वो अचानक से 4-5 निकल के आती हैं। अभी मिटा दूं ऊपर का? तो मिटा दूं, इतना तो लिख ही लिया होगा यार। देखिए, कुड हम सजेशन के लिए भी यूज करते हैं। सजेशन के लिए दो ही चीज यूज होगा, कुड या शुड। ठीक है, तो कुड का प्रयोग हम करते हैं, यू कुड गो टू दैट डॉक्टर। अब यहां पे यू कुड गो टू दैट डॉक्टर, यह हमें क्या दिखा रहा है? सजेशन दिखा रहा है। लिख लीजिए इसको, यू कुड गो टू दैट डॉक्टर, आप उस डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि कल मोडाल खत्म हो जाए, ताकि मैं परसों से फिर एडजेक्टिव्स पे आ जाऊं। एडजेक्टिव कराते ही मैं एक्टिव पैसिव वॉइस में घुस जाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को। अब मैं बता रहा हूं बार बार कि अगले मंगलवार को आपका टेस्ट होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यू कुड गो टू दैट डॉक्टर, ये आपका सजेशन है, ठीक है? बाकी हम लोग यहां से कल शुरू करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जितना भी चीज है सब आपको राधे राधे।